कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज जो ग्रेविटेशन की टॉपिक है, यहाँ पर एक सिलसिलेवार तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे ग्रेविटेशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्डअप में भी आपको काफ़ी सहूलियत होने जा रही है। आपका एक कॉन्सेप्ट जो है ये बनेगा ग्रेविटेशन के लिए। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो देखोगे यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये आपके नीट के एग्जामिनेशंस के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 11 के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल फॉर प्लेनेटरी मोशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो सबसे शुरुआती क्षणों में ये जो प्लेनेटरी मोशन का जो रिकॉर्डेड मॉडल है ये किसने दिया था, जो हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ये है टोलेमी। तो सबसे पहले प्लेनेटरी मोशंस का जो मॉडल है जो रिकॉर्ड में है ये मॉडल टोलेमी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट मॉडल फॉर प्लेनेटरी मोशन वाज। जो शुरुआत में जो मॉडल दिया गया था वह कैसा था, उस मॉडल का जो है खासियत क्या था, तो ये था जियोसेंट्रिक मॉडल। और ये जियोसेंट्रिक मॉडल कहने का मतलब है, जियो दैट मीन्स होता है अर्थ, तो अर्थ सेंटर में था और उसके चारों तरफ स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो या इवन सन हो, वह रोटेट करते हैं। हालांकि ये मॉडल जो है वो गलत साबित हुआ। तो इसको एक्सप्लेनेशंस में हम लोग देखेंगे इसके डिटेल्स थोड़ा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल फॉर प्लेनेटरी मोशन वाज प्रपोज्ड बाय टोलेमी। तो यही आपका करेक्ट आंसर था। इट वॉज जियोसेंट्रिक मॉडल, और साथ में हम लोग देख रहे हैं ये कैसा मॉडल था, जियोसेंट्रिक मॉडल था, प्रपोज्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। और ये जो मॉडल था वो लगभग 2000 वर्षों पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए द हेलियोसेंट्रिक मॉडल वाज मेंशन्ड बाय। ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है इसे किसने मेंशन किया, तो सही जवाब है इसका आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस प्रपोज्ड ए डेफिनिट मॉडल फॉर प्लैनेटरी मोशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो अगर हम लोग इस कोपरनिकस ने जो प्रपोज किया था डेफिनेट मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसमें क्या था, तो यहाँ पे देखिए द प्लैनेट्स मूव्स इन ए सर्कल अराउंड ए फिक्स सेंट्रल सन। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल में कहा यह गया है कि सेंट्रल में सन होगा और उसके चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं वह सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये कहा गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बात होती है द प्लैनेट्स मूव्स इन ए एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स, तो ये एलिप्टिकल पाथ की जो बात करते हैं तो ये कैप्लर्स ने दिया था। और यहाँ पर पूछा है निकोलस कोपरनिकस का, तो निकोलस कोपरनिकस के अकॉर्डिंग जो है सेंटर में सन है एंड देन आफ्टर उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। थर्ड ऑप्शन द सन मूव्ड अराउंड द प्लैनेट्स, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, द प्लैनेट्स मूव्स इन ए सर्कल्स अराउंड ए फिक्स्ड सेंट्रल सन। यही है कोपरनिकस का डेफिनिट मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थोड़ी अगर डिटेल्स की बात करें तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल वाज मेंशन्ड बाय आर्यभट्ट, ये सवाल था। इन हिज treatise a definite model was later proposed by Nicholas Copernicus on this basis। तो जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो मेंशन किया था सबसे पहला आर्यभट्ट ने, उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया निकोलस कोपरनिकस में। तो ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है इसमें क्या है, तो एक्चुअल में आपका सन जो है वो आपका सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे कैसे, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में, राइट।
तो ये था हम लोग का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, पहली बार जो प्रपोज किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, और निकोलस कोपरनिकस ने इसी को एक डेफिनेट मॉडल के रूप में पेश किया। अब देखिए इन दो क्वेश्चंस के जरिए आपका जो कॉन्सेप्ट है जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है ये और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो जियो दैट मीन्स क्या होता है, अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं चाहे स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सन, सारे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है स्टार्स रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, दूसरा ऑप्शन है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, तीसरा ऑप्शन है सन रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, और डी जो है वह है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर जो है ये होगा आपका डी। तो जियोसेंट्रिक मॉडल में सेंटर में अर्थ होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सन हो, ये सारे रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to the heliocentric model of planetary motion which of the given statement is or are correct। तो यहाँ पे देखिए हेलियोसेंट्रिक मॉडल में जो है वह एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बोला जा रहा है द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एज इट्स सेंटर। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है कि प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। ध्यान दीजिए हेलियोसेंट्रिक मॉडल में सन होगा सेंटर पे, प्लैनेट्स रिवॉल्व करेगा। जियो में अर्थ होगा सेंटर में, प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बी ऑप्शन गलत है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। प्लैनेट्स जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सन सेंटर में होता है। द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज इट्स सेंटर। तो यहाँ पे अर्थ सेंटर है, सन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये भी गलत है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो एलिप्टिकल ऑर्बिट में, यहाँ कह रहा है कि सन जो है वह सेंटर में है, प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ऑर्बिट बोला जा रहा है कि वो कैसा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल नहीं था, ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, ए मॉडल इन विच द प्लैनेट्स मूव्ड इन सर्कल्स अराउंड ए फिक्स सेंट्रल सन वाज प्रपोज्ड बाय। एक ऐसा मॉडल जिसमें सन सेंटर पे हो और जो प्लैनेट है वह सर्कल में मूव करे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, यही करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलस कोपरनिकस। यानी कि सन सेंटर में है, प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इस पेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 25 देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेर हेल्पफुल इन प्रपोजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ प्लैनेटरी मोशन, नन ऑफ द अबव। तो जहां तक सवाल है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का, तो ये हेल्पफुल है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन जो है इसके जरिए हम लोग करते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेयर हेल्पफुल इन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कंप्राइजेस ऑफ। तो केपलर्स लॉ में कितने लॉ हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 लॉज हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें टिक हो गया, बी में जो है ठीक है आपका करेक्ट आंसर है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है कंप्रोमाइजेस 3 लॉज। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। पहला जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट है जिसमें ये कहा गया है कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दूसरा जो है अगर हम लोग देखें तो कहा गया है लॉ ऑफ एरिया, यानी कि जो रेडियल लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट्स कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और तीसरा जो है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू द प्लैनेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें आप देख रहे हो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कंप्राइजेस ऑफ 3 लॉज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप देखिए, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट वाज ए डेविएशन फ्रॉम द कोपरनिकस मॉडल, गैलीलियोस मॉडल, टॉलेमी मॉडल्स, आर्यभट्टा मॉडल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस मॉडल। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग जो है उसकी मिस्टेक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है डेविएटेड है कोपरनिकस मॉडल में, क्योंकि कोपरनिकस मॉडल में कहा गया है कि सन जो है सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे प्लैनेट्स। और ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में ये कहा गया है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे बट नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखो, कोपरनिकस मॉडल ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन only allowed circular orbit, elliptical orbits, either A or B, neither A nor B। तो कोपरनिकस मॉडल जो है अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे कि इसमें सन जो है वो सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में टिक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, all planets moves in elliptical orbits with the sun situated at one of the foci of the ellipse, the point at which the planet is closest to sun is। तो यहाँ पे देखिए अगर प्लैनेट जो है मूव कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ, जहाँ पे सन जो है वह आपका क्या है, एलिप्स का एक फोकाई है। तो यहाँ पे वह पॉइंट जो प्लैनेट के सबसे क्लोजेस्ट होता है तो उसको बोला जाता है पेरीहेलियन। उसको क्या बोला जाता है, पेरीहेलियन। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डायग्राम के जरिए जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप जानो कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या होगा, पेरीहेलियन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज फारदेस्ट टू द सन इज। तो वह पॉइंट जो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफेलियन। यानी कि जो सबसे दूर होगा उसको बोला जाता है एफेलियन, जो सबसे करीब होता है उसको बोला जाता है पेरीहेलियन। डायग्राम के जरिए इसको हम लोग डील करेंगे। डायग्राम को गौर से देखें, यहाँ पर जो सन है आप देख रहे हो, सन है और इसके चारों तरफ जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहा है। सन के जो सबसे करीब है आप देखो ध्यान से डायग्राम में, पॉइंट P है। इसी P को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन। और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है दैट इज A, और A फॉर एफेलियन। तो यहाँ पर देखिए एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, पेरीहेलियन। और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको बोला जाता है एफेलियन। तो क्लोजेस्ट पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में और A से रिप्रेजेंट किया गया है एफेलियन को, राइट। तो the figure shown in an ellipse which is traced out by a planet around the sun. The closest point is P called perihelion। मैंने इसी सवाल के बारे में बात कर रहा था अभी, जो ऑब्जेक्टिव था उसमें जो क्लोजेस्ट होगा, जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा सन के, उसे क्या बोला जाता है, तो दैट इज पेरीहेलियन। और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको बोला जाता है एफेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट। तो जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट। द अबव स्टेटमेंट इज। तो ये क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स को बता रहा है। ऑर्बिट जो है वह बताता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स सन के चारों तरफ। लॉ ऑफ एरियाज ये बतलाता है कि जो रेडियल लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट है वह कवर करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है या लॉ ऑफ पीरियड्स है ये बतलाता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो लॉ ऑफ एरियाज है कैन बी अंडरस्टूड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, याद रखेंगे ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ एरिया इज वैलिड फॉर एनी
यहाँ पर देखिए, अगर आप देखो फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रेडियल फोर्स है, तो लॉ ऑफ एरिया इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के लिए ये वैलिड होता है। तो याद रखें, जो लॉ ऑफ एरिया है उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और जो लॉ ऑफ एरिया है वह वैलिड होता है फॉर सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया स्वेप्ट out by the planet of mass m in time interval delta t is given by। जो एरिया स्वैप्ट होता है वो कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ आर इंटू भी इंटू डेल्टा टी है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू भी है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू पी, एंड ऑल ऑफ दीज है। तो 37 जो है, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दर्शाया गया है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, डेल्टा ए की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है? हाफ इंटू आर इंटू भी इंटू डेल्टा टी, हाफ आर इंटू भी डेल्टा टी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एज द प्लैनेट गोज राउंड द सन इज। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ राउंड करता है, तो जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का सवाल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है इस केस में? कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द क्वांटिटी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी फॉर प्लैनेटरी मोशन इज। तो ध्यान रखेंगे, जो क्वांटिटी है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यानी कि जो रेट ऑफ एरिया है किसी भी प्लैनेटरी मोशन के लिए अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे देखिए, द लॉ ऑफ एरिया कैन बी इंटरप्रिटेड एज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 41 का भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आंसर है। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो अगर अर्थ जो है मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, तो वह क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एरियल वेलोसिटी। तो 52 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। एरियल वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज। वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, जो प्लैनेट है जो सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगा उस समय उसकी वेलोसिटी जो है वह कितनी होगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम होगी। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इफ कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड एंड आर इज ऑर्बिटल रेडियस, देन फॉर टू प्लैनेट्स दीज आर रिलेटेड एज। तो दो प्लैनेट्स को अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब होगा। ये आप देखिए, जो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, आर ऑर्बिटल रेडियस को। तो दो अलग अलग प्लैनेट्स को यहाँ पर रिलेट करना है। तो किस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के जरिए देखते हैं। तो देखिए, फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम लोग क्या जानते हैं? टी स्क्वायर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? तो टी स्क्वायर बटे आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको लिखा जा सकता है T1 स्क्वायर, चूंकि दो प्लैनेट्स की बात हो रही थी, तो T1 स्क्वायर बटा R1 क्यूब, ये पहले प्लैनेट का हो गया। दूसरे प्लैनेट्स के लिए क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 क्यू इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या था, तो यहाँ से ये जो T1 स्क्वायर है उसके नीचे जो है T2 स्क्वायर को रख सकते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं R1 क्यू उसको राइट साइड लेके जाएंगे,
तो ये हो जाएगा r1 क्यूब बट्टा r2 क्यूब, जिसको लिखा क्या जा सकता है r1 बट्टा r2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आसानी से ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला इक्वेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। द फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, जो फोर्स है अर्थ्स ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, इंक्रीजेस विथ डिस्टेंस, रिमेन सेम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें, द फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। हम लोग क्या जानते हैं, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये बोला गया है अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट मास m is placed outside a hollow spherical cell of mass capital M। तो हम लोग देख रहे हैं एक स्फेरिकल हॉलो सेल है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, और एक पॉइंट मास M जो है उसको आउटसाइड द हॉलो स्फेरिकल सेल रखा गया है। एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी एट ए डिस्टेंस स्मॉल d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिग स्फीयर। तो अगर मान लिया जाए कि सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है उसको रखा गया है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिग स्फीयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m एट p इज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पॉइंट मास m पर, है ना, यानी कि एट पॉइंट p वो कितना होगा। तो आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। तो चूंकि ये जो आप डेंसिटी लिए हो यूनिफॉर्म डेंसिटी, वो बड़े वाला जो स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर की बात है, तो आपका इसका पूरा कंप्लीट मास लेना होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो हॉलो स्फीयर का मास है वो लिया जाएगा, जो पॉइंट हमने आउटसाइड द स्फीयर लिया गया है P पॉइंट पर उसको लेना है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 96 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बट्टा डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज। कैपिटल G का जो वैल्यू है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ एज्यूमिंग इट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रॉ इज गिवन एज। जो मास ऑफ द अर्थ है एज्यूमिंग इट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रॉ इज गिवन बाय क्या होगा, तो डेंसिटी रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर हम लोग मास ऑफ द अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह कितना होगा, तो सिंपल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के जैसा, तो यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है एक स्फीयर का वह हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रेडियस जो है वो किसका होगा, अर्थ का इनटू डेंसिटी। तो मास ऑफ द अर्थ जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन में अगर देखा जाए मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इनटू रॉ है, तो सेम चीज़ है, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा गया है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होगा ये बताया गया है। लेकिन तीसरा ऑप्शन में देखिए मास ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर स्क्वायर किया है, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत है। अब डी में देखिए बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो मास ऑफ द अर्थ को आप 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रॉ भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इंटू रॉ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन एज एम आर, देन एम आर इज। तो यहाँ पर देखिए मास निकालना है, चाहे एक स्फीयर का जिसका रेडियस आर है, तो हमने अभी अभी बताया कि इसको हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो है कर सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रॉ को सिर्फ बीच में घुसा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है या 121 जो है इसका भी हम लोग देख रहे हैं कि सेम एक्सप्लेनेशन है। रॉ इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम यहाँ पे एक स्फीयर का दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यू और उसको रॉ से गुणा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 4/3 पाई रॉ आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज डबल, जो मास ऑफ द अर्थ है उसको क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, एंड इट्स रेडियस इज हाफ, और रेडियस को हाफ किया जा रहा है, तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगा। याद रखें मास ऑफ द अर्थ को क्या किया गया है, डबल किया गया है और रेडियस को हाफ किया गया है, तो नया एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सवाल है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वह क्या होती है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। क्वेश्चन में दिया गया है कि मास को दोगुना किया है, यानी कि अगर मास पहले m था तो वह 2m हो गया, m डैश का वैल्यू। रेडियस को क्या किया गया है, आधा किया गया है, यानी कि पहले अगर r मान ले तो r डैश की वैल्यू r/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो gm डैश डिवाइडेड बाई r डैश स्क्वायर। m डैश को रिप्लेस करेंगे 2m से, r डैश को रिप्लेस करेंगे r/2 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हो gm तो ऊपर में रहेगा ही, r/2 है का होल स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 और ऊपर चला जाके ठीक है 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8gm/r²। तो यहाँ पर g डैश का वैल्यू हो गया 8gm/r² और gm/r² जो है वह क्या होता है, स्मॉल g। तो इस तरह से g डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8g के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देखें अगर मास ऑफ द अर्थ को डबल किया जाए और रेडियस को हाफ किया जाए तो जो आंसर होगा g डैश का वैल्यू जो है वह कितना होगा, 8g के बराबर होगा। तो g डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8g। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ मास ऑफ द अर्थ इज मेड 4 टाइम्स, मास ऑफ द अर्थ को 4 गुना किया गया है, एंड इट्स रेडियस डबल, और रेडियस को अगर 2 गुना कर दिया जाए, देन द न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह क्या होगी। याद रखें मास ऑफ द अर्थ को 4 टाइम्स और रेडियस को 2 गुना किया गया है, तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वह क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोग जान रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, gm/r²। क्वेश्चन में मास को जो अर्थ का है उसको 4 गुना किया गया है, तो m डैश का वैल्यू 4m हो जाएगा। रेडियस जो है उसको 2 गुना किया गया है, तो r डैश की वैल्यू 2r हो जाएगी। वंस अगेन इसके जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग g डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो gm/r स्क्वायर इज इक्वल टू g, m डैश को हम लोग 4m करेंगे, r डैश को 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये gm/r² हो गया और यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा gm/r² और वह कितना होता है, तो g होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर अर्थ का मास को 4 गुना और रेडियस को 2 गुना किया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है g डैश की वैल्यू जो है वह कितनी होगी, तो g हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, g डैश इज इक्वल टू g होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस ग्रेविटेशन वीडियो। इसके पार्ट 2 के लिए मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। एक दूसरे पार्ट के ज़रिए हम लोग ग्रेविटेशंस के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले और भी MCQs जो हैं जो कि सेट के होंगे, है ना, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड होंगे, वो भी मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।